जादुई मूंगफली की बेल। महेंद्र एक किसान था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीनें थी। अकेले वो खेतों में खेती नहीं कर पाता था, इसलिए उसने किराए पर कुछ लड़के रख रखे थे जो उसके इतने बड़े जमीन के टुकड़े पर खेती करते थे। सुबह से लेकर शाम तक महेंद्र अपने लोगों के साथ मिलकर खेतों पर ध्यान देता था। खेतों में हर मौसम 2 फसल उगाई जाया करती थी। वो सारी फसल महेंद्र गांव के सरपंच को कम पैसों में दे देता था, क्योंकि गांव के सरपंच ने महेंद्र को ये लालच दे रखा था कि अगर वो फसल कम पैसे में सरपंच को दे दे तो वो उस खेत का टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शहर से आए अधिकारी उसके खेतों पर कब्जा कर लेंगे और उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस डर से महेंद्र जी जान से मेहनत करता था और सरपंच को कम पैसों में फसल बेच दिया करता था। इसी तरह समय बीत रहा था। उसी गांव में महेंद्र का बड़ा भाई भी रहता था, जिसको महेंद्र का सरपंच को फसल बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो कभी महेंद्र को समझा ना सका। ऐसे ही समय बीत रहा था, पर महेंद्र के पास एक भी पैसा नहीं बच पा रहा था, जिसके चलते एक दिन महेंद्र की पत्नी उससे कहती है, अजी मुझे समझ नहीं आता है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो जब आपको इसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ सरपंच को जो करना है करने दो, आप उसके लिए काम करना छोड़ दो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना सरपंच का क्या कहना है। अगर मैंने उन्हें कम पैसों में सब्जियां नहीं दी तो शहर के बड़े अधिकारी हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और हमारे पास तो इस जमीन के कागज भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे हो। हमारी बेटी स्वीटी अब बड़ी होती जा रही है, हमें उसके स्कूल में दाखिला भी करवाना है। कितने समय से वो एक ही फ्रॉक पहन रही है, कभी शिकायत नहीं करती है। पर ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा। जो होना होगा होता रहेगा। आप सरपंच को कम पैसों में सब्जी देना बंद कर दो बस। अपनी पत्नी के लाख समझाने के बाद महेंद्र को अब थोड़ी अकल आ जाती है और वो फसल उगाने के बाद बाजार में सब्जी बेच देता है। जब सरपंच को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सरपंच अपने कुछ आदमियों को लेकर महेंद्र के घर पहुंच जाता है। महेंद्र जल्दी बाहर निकल, तूने मेरे साथ धोखाधड़ी करा है, बाहर निकल जल्दी। महेंद्र की बेटी स्वीटी बाहर खेलने गई होती है। महेंद्र अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। तभी सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर बोलने लगता है, महेंद्र ये खेत, इस पर तूने खेती की है और सब्जियों को बाजार में बेच कर आया है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितने भी पैसे तुझे सब्जियों के मिले हैं मुझे दे दे और आज से तेरा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, समझ गया। आप ऐसा किस हक से कह सकते हैं। ये जमीन हमारी पुरखों की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कागज कह रहे हैं। हाँ, सरपंच बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जमीन पर सरकार का अधिकार है। ये जमीन किसी के नाम की नहीं है और इस पर महेंद्र का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए महेंद्र को इस खेत पर जितने भी पैसे मिले हैं वो महेंद्र को सरपंच को देने होंगे, नहीं तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वकील के मुंह से ये सारी बात सुनकर महेंद्र के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। महेंद्र की पत्नी घर से सारा पैसा निकालकर सरपंच को दे देती है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेती है। सरपंच जमीन अपने नाम करवा लेता है और वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा महेंद्र का रह जाता है। ये सब क्या हो गया। ये सब मेरे ही कहने का नतीजा है। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर आज हम सरपंच को वो फसल दे देते तो शायद ऐसा नहीं होता। नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक न एक दिन होना ही था। वैसे भी सरपंच को सब्जियां बेचने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता था। अब हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। हमें इस पर मेहनत करनी होगी और अपना घर परिवार चलाना होगा। जो हुआ सो भूल जाओ। महेंद्र अपनी पत्नी को तो समझा देता है, लेकिन महेंद्र को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो बीमार हो जाता है। काफी समय तक उसकी दवाइयाँ चलती है। वो बिस्तर पकड़ लेता है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। देखो जी, अब तो हमें कुछ करना होगा। घर का राशन भी खत्म हो गया है। हमारी बेटी स्वीटी भी अब बड़ी हो गई है। हमारे पास जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचा है, हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस पर खेती करेंगे और आपका इलाज करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। इसके बाद काजल अपनी बेटी स्वीटी के साथ मिलकर खेतों पर खेती करने के लिए चली जाती है। वहां जाने के बाद काजल खेतों में खाद डालने लगती है और स्वीटी भी खेत में मिट्टी में बीज बोने लगती है। तभी स्वीटी के हाथ एक मूंगफली लगती है।
अरे माँ, ये देखो, मुझे खेत में से मूंगफली मिली है। क्यों ना हम मूंगफली की खेती करें, सर्दी भी आने वाली है, मूंगफली अब मार्केट में बहुत ज्यादा बिकेंगी। अरे हाँ बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर में मूंगफली के बीज भी रखे हैं, ये तो मूंगफली खेत में उगा दे, मैं और बीज लेकर आती हूँ। काजल घर जाकर घर में रखे हुए मूंगफली के बीज ले आती है और यहाँ स्वीटी खेत में मिली हुई मूंगफली को अपने खेतों में लगा देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खेत में पानी डाल देते हैं और घर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब स्वीटी और काजल खेत पर आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत में चारों तरफ मूंगफली ही मूंगफली है। ये देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया माँ, कल हमने मूंगफली का बीज लगाया और आज देखो इतनी सारी मूंगफली। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? एक रात में जादू कैसे हो गया? ये सब देखकर तो काजल को भी मानो ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, पर ये सब कुछ सच था। माँ, मुझे लगता है कल जो मुझे खेत में मूंगफली मिली थी वो कोई जादुई मूंगफली थी, तभी एक ही दिन में इतनी सारी मूंगफली की फसल उग गई है। ये सारी खबर लेकर काजल अपने पति के पास पहुंच जाती है और ये खुशखबरी देती है। उसके बाद काजल खेत में उगी हुई एक मूंगफली अपने पति महेंद्र को खिला देती है। वो मूंगफली खाते ही महेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाता है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो मूंगफली एक जादुई मूंगफली है। उसके बाद महेंद्र खेत में से सारी मूंगफली तोड़कर बाजार में बेच आता है। उस मूंगफली के महेंद्र को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे देखकर महेंद्र तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पैसों से वो अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और अपनी बेटी के लिए पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। घर ले जाकर जब वो साड़ी अपनी पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कपड़े देखकर स्वीटी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों शाम को बैठकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी बातें करते हैं। अगली सुबह जाकर जब वो देखते हैं तो खेत में और उतनी ही मूंगफली आ गई थी। महेंद्र फिर से वो मूंगफली तोड़कर बाजार में जाकर बेच आता है और अब धीरे धीरे महेंद्र की रेल पटरी पर आ जाती है और वो अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा देता है। धीरे धीरे करके वो अपने घर की मरम्मत करवा लेता है और सरपंच ने जो जमीन का टुकड़ा हड़प लिया था उसके लिए शहर से एक अच्छा वकील करके सरपंच पर मुकदमा कर देता है और वो मुकदमा जीत जाता है। सरपंच को जेल हो जाती है और महेंद्र को उसकी जमीन का टुकड़ा मिल जाता है। अब गांव भर में महेंद्र बेकसूर साबित हो जाता है और धीरे धीरे लोग महेंद्र पर विश्वास करने लगते हैं। अगले साल जब गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो महेंद्र को गांव वाले जिता देते हैं और महेंद्र सरपंच बन जाता है। सरपंच बनने के बाद महेंद्र गांव में सभी लोगों की मदद करता है और हंसी खुशी से अपने जीवन में तरक्की करता है। एक बार की बात है, दूर देश से एक परीलोक में नन्ही परियां रहती थी। एक का नाम था गुनगुन और दूसरे का नाम था टुनटुन और तीसरी का नाम था चमचम। तीनों परियां बहुत ही नटखट थे। एक बार तीनों नन्ही परियां धरती लोक पर जाने के लिए रानी परी के पास आज्ञा लेने जाती है। रानी माँ, जिस तरह आप पृथ्वीलोक पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने जाती हैं, हमें भी जाना है। हम भी लोगों के दुख दर्द बांटना चाहते हैं। आप हमें धरती लोक पर भेज दो ना। हाँ रानी माँ, हम भी धरती लोक पर जाना चाहते हैं। हमें भी देखना है कि आखिर धरती पर ऐसा क्या खास है, हमें जाने दीजिए ना। तीनों परियों की इच्छा जानकर और उन्हें अच्छी शिक्षा लेने के लिए धरती लोक पर भेजने के लिए रानी परी तैयार हो जाती है ताकि वो सही मायने में अच्छी परियां बन सके। ठीक है, मैं तुम तीनों परियों को पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत देती हूँ, परंतु वहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ जाकर तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करने होंगे, समझ गई? तीनों नन्ही परियां रानी परी की बातों को अच्छी तरह समझ लेती है और वो रानी परी की जादुई शक्तियों से पृथ्वीलोक पर पहुँच जाती है। पृथ्वीलोक पर जाकर तीनों परियां एक ही घर में रहने लगती है। तीनों परियां एक फूलों की दुकान में काम करने लगती है। वो दुकान पर फूल तोड़कर लेकर आया करती थी और उसके बाद अपने ग्राहकों को फूल डिलीवरी करने जाया करती थी। तीनों परियों के पास अपनी 3 छोटी छोटी साइकिल भी थे। एक दिन सुबह सभी परियां अपने अपने काम पर जाती है। अरे वाह, आज तो कितना खूबसूरत दिन है। हाँ वाकई में आज दिन तो बहुत ही खूबसूरत है। ये ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है।
चलो अपना काम करने चलते हैं। इतना कहकर परियां अपने असली परी रूप में आ जाती थी और फिर अपनी शक्तियों से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेते थे। उनका जहाँ मन करता वो अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगती और अपने जीवन का बहुत आनंद लेती और वापस आम इंसान के रूप में बदल जाती थी। तीनों परियां बहुत खुश रहते थे। मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं, चलो अब हम दुकान पर चलते हैं। मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल लिए हैं। अब चलो हमें अपने अपने दिशाओं में चलकर फूलों को डिलीवर कर देना चाहिए। इसके बाद सभी परियां अपनी अपनी दिशाओं में अपना अपना काम करने के लिए चली जाती है। गुनगुन परी अपने रास्ते चली जाती है और अपने ग्राहकों को फूल देती है। टुनटुन परी अपने रास्ते पर जाकर अपने ग्राहकों को फूल देती है और चमचम परी भी अपने ग्राहकों को फूल देती है। ये लीजिए, ये रहे आपके फ्रेश फूल। वाह, यह तो बहुत ही प्यारे हैं। इसकी खुशबू तो बहुत ही ताजा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये फूल पसंद है? दोबारा हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू बच्चा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तीनों परियां अपना अपना काम करती थी। तीनों परियां बहुत ही खुश मिजाज थी। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई तकलीफ नहीं थी। सारा काम खत्म करने के बाद सभी परियां अपने घर वापस आ जाती है। तो कैसा रहा आज तुम दोनों का दिन? मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। मेरे सभी ग्राहकों ने मेरे फूलों की तारीफ की। मेरा दिन भी बहुत अच्छा था। काश ये सब ऊपर से परी माँ देख रही हो कि हम यहाँ पर कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तीनों परियां आपस में बातें करती है। ये सब ऊपर से परी माँ देख रही होती है। ये परियां तो बहुत ही खुश लग रही है। लगता है इनका जीवन थोड़ा कठिन करना होगा। रानी परी तीनों परियों से उनकी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है। अब तीनों परियों को सुबह उठने में देर हो जाती है। तभी गुनगुन परी की आँख खुलती है। वो देखती है कि सुबह के 9 बज रहे हैं। अरे 9 बज गई हैं, ये कैसे हो गया? क्या ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये तो सच में 9 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तीनों परियां जल्दी से एक साथ खड़ी हो जाती है और 1 2 3 बोलती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो अपना रूप बदल ही नहीं पा रही। ओह, ये क्या हो गया? हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3। अरे ये क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही है। ये क्या हो गया है? तीनों परियों की जिंदगी में भूचाल सा आ गया हो। अब तीनों परेशान हो जाती है, परंतु वो अपने घर के काम खत्म करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। तीनों एक साथ निकलती है। ये आज क्या हो गया है? परी माँ हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है रानी परी कहीं बिजी होगी, परंतु इस वक्त हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैडम सोचेंगी कि आज हम क्यों नहीं आए और हम कहाँ रह गए। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, हम अपने बिना जादुई शक्तियों के फूल कैसे लेकर आएंगे और कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? इसका जवाब हम सबको पता है। ये हमें खुद ही करना होगा, चाहे हम कैसे भी करें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह यहाँ पर इंसान सभी कार्य करते हैं, हमें भी उसी तरह सभी कार्य करने होंगे। तीनों परियों को सच बहुत कड़वा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये अपने जीवन में लागू करना था। उन तीनों परियों की जादुई शक्तियाँ चली गई थी। अब तीनों परियां अपनी दुकान पर पहुंच जाती है। तभी दुकान की मैडम कहती है, तुम तीनों बहनें आज लेट हो गई हो। पता है दुकान पर कितने सारे ऑर्डर आ गए हैं। चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। सॉरी मैडम, वो जरा हमारी आँख नहीं खुली थी। हम अभी अपने काम पर जाते हैं। तुम तीनों बहनों ने ये गलती पहली बार की है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। चलो जल्दी से अपने काम पर चली जाओ। उस दिन तीनों परियां बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने जादू से कोई भी काम नहीं कर पाए। इतनी मेहनत करने के बाद तीनों बहुत थक गई थी और उन्हें पसीना आने लगा था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो अभी तक एक चैन की जिंदगी बिता रही थी। उस दिन उन्हें और भी चीजें दिखाई देने लगी, क्योंकि उस दिन वो तीनों बहनें अपनी जिंदगी से बाहर आ गई थी। गुनगुन परी को रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है जो बहुत भूखा होता है, और टुनटुन परी को पार्क में खेलते हुए बच्चे झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। और चमचम परी को एक गरीब औरत दिखाई देती है जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अब तीनों परियां उन सभी की मदद करती है। चमचम परी उस गरीब औरत को कुछ पैसे देती है। ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए। इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना और एक किराए पर मकान भी ले लेना।
पर वो मैं वापस, तुम इन्हें अपने पास रख लो और इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, आज तुमने इस गरीब और जरूरतमंद की मदद की है। भगवान तुम्हारी खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। तभी टुनटुन परी पार्क में झगड़ रहे बच्चों की लड़ाई को रोकने के लिए जाती है। सुनो बच्चों, तुम आपस में इस तरह क्यों लड़ रहे हो? तुम जानते हो हमें आपस में यूँ कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी आवश्यकता हो सकती है, समझ गए? इस तरह टुनटुन उन सभी को समझाने लगती है। गुनगुन परी उस गरीब भिखारी की मदद करने के लिए जाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है। भिखारी खाने को देखकर बहुत खुश होता है। अब तीनों परियां वापस अपने घर आ जाती है। परियां उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए वो आपस में ज्यादा बातें नहीं करती। वो बस अपनी सोच में पड़ी हुई थी। उन बहनों को यूं सोच में पड़ा हुआ देखकर रानी परी ऊपर से मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन फिर सभी परियां अपने दिनचर्या शुरू करती है और अपना काम करने लगती है। इस तरह अब तीनों परियों में बदलाव आने लगते हैं। तीनों परियां बहुत लगन और मेहनत से काम करती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो उदास रहने लगती है। यहाँ पर तो बहुत गलत हो रहा है। इस दुनिया में तो इंसाफ है ही नहीं। तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम रोज कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द कम ही नहीं कर पा रहे हैं। मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तीनों परियां आपस में बातें कर रही होती है कि तभी उनके कमरे में एक तेज रोशनी होती है। तभी वो तीनों परियां देखती है कि वहाँ पर रानी परी प्रकट हो गई है। परी माँ, आप यहाँ? मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम तीनों बहनें वही कर रही हो जो तुम तीनों बहनों को करना चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ थी तब तुम अपनी ही दुनिया में मग्न में रहती थी। तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब होता है जादू, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने के लिए तुमसे तुम्हारी जादुई शक्तियाँ छीननी पड़ी। मतलब तो आपने हमसे जानबूझकर हमारी शक्ति छीनी थी? हाँ, ऐसा मैंने ही किया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ ये बात जो तुम्हें परेशान कर रही है। तीनों परियां रानी परी की बात को ध्यान से सुनती है। तुम जानती हो, तुम इस पृथ्वी लोक पर लोगों की जितनी मदद करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। तीनों परियां अब समझ जाती है कि इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहते हैं। रानी परी उन तीनों नन्ही परियों को उनकी शक्तियाँ वापस कर देती है और अब सभी परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर सभी लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।